हेलो एवरीवन, रिएक्ट जेएस सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम जेसन एपीआई का यूज किस तरह से करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम टेम्पलेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, और रियल वर्ल्ड में जो वेबसाइट क्रिएट होती है उस वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त हम किस तरह से कोड करते हैं। ये सब कुछ हम इस एक वीडियो में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप पहले उन वीडियोस को देखिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल को, और मेरे पिछले वीडियोस को एक्सेस कीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि रिएक्ट राउटर। इसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप की भी जरूरत होगी, तो हम बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके रिएक्ट राउटर और बूटस्ट्रैप को उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। ऐप का नेम होगा प्रोजेक्ट डबल डी। आप इसका कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने प्रोजेक्ट डबल डी नेम दिया और एंटर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट आपके इंटरनेट स्पीड के मुताबिक इंस्टॉल होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके फोल्डर को एक्सेस करूंगा, तो मैंने लिखा cd प्रोजेक्ट डबल डी, और अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम की भी जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम और इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप की भी जरूरत होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप और इस लिंक को ओपन करूंगा और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ से क्या करना है, npm इंस्टॉल वाला ये जो कमांड है, इस कमांड को करना है कॉपी और cmd में करना है पेस्ट और एंटर। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या किया, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने रिएक्ट राउटर डॉम और बूटस्ट्रैप इन दोनों ही को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं, तो मैंने लिखा npm स्टार्ट। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट भी लोड हो चुका है। अब मैं VS कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट के फोल्डर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने VS कोड ओपन किया और यहाँ से एक न्यू विंडो पुराना वाला क्लोज कर देता हूँ और ओपन फोल्डर में जाकर डेस्कटॉप में जाके प्रोजेक्ट डबल डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया था। तो जितनी भी मैंने इंस्टॉलेशन की है वो कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर जो नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर अगर आप इसको ध्यान से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम दोनों ही मिल जाएगा। देखिए, ये रहा बूटस्ट्रैप। ऐसे ही आप फाइंड करोगे तो आपको रिएक्ट राउटर डॉम भी मिल जाएगा। तो ये बातें कभी कभी मैं आपको जानबूझ के बार बार बताता हूँ, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। और अगर आप एज ए वेब डेवलपर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ये सवाल के जवाब आने चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेम्पलेट के बारे में कुछ समझाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को देखिए। इसके अंदर ये जो हेडर है ये सभी पेज में सेम है। जैसे कि ये होम में ये वाला हेडर है, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तब भी हमें यही हेडर देखने को मिलेगा, और अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तब भी हमें यही हेडर देखने को मिलेगा। तो इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के फुटर को चेक करोगे तो आपको सभी पेजेस में यही वाला फुटर देखने को मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम टेम्पलेट बोलते हैं, जिसे एक बार क्रिएट करते हैं और वो सभी पेजेस में बिल्कुल सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर SRC के अंदर आपको जो फाइल मिलती है app.js, जब भी आप टेम्पलेट से रिलेटेड कोडिंग करोगे, जैसे कि हेडर और फुटर, उसकी कोडिंग आप यहीं पर करोगे, ठीक है। और राउटिंग की कोडिंग भी आप app.js की फाइल में ही करोगे। बस इस वीडियो में आप बने रहिए, धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर इस वक्त आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखो, अपना 100% फोकस यहाँ पर रखो, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। मैं SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा कंपोनेंट। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा हेडर, और इस हेडर फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा header.jsx। अब इसका एक्सटेंशन आपको .jsx देना है। अब इस एक्सटेंशन को मैं कुछ देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है, मैंने किया एंटर प्रेस, तो यहाँ पर हमें एक न्यू JSX की फाइल मिल गई, यानी कि ये एक हमारा एक न्यू कंपोनेंट है जिसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट हेडर इक्वल टू एरो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हेडर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिज़ाइन और यहाँ से मैं करता हूँ रिटर्न डिज़ाइन। अब ये हो गया हेडर कंपोनेंट। मैं इसकी कुछ डिज़ाइन भी क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा h1 दिस इज हेडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कंपोनेंट को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, app.js के अंदर इसको डिक्लेयर करूँगा। तो हम डिक्लेयर किस तरह से करेंगे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ध्यान से देखी है तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। app.js के अंदर जाकर इसका ये जो डिफॉल्ट कोड है इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट एप इक्वल टू एरो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप और यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट डिज़ाइन, इसको करवाया रिटर्न डिज़ाइन और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडर कंपोनेंट को कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने हेडर कंपोनेंट को तो लिख दिया, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि रिएक्ट हमें क्या रिकमेंड करता है। हम सबसे पहले ब्लैंक टैग डिक्लेयर करेंगे और फिर उसी के अंदर हम इस तरह से कंपोनेंट को लिखेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को डिक्लेयर कर दिया है तो मुझे इसे इंपोर्ट भी करना होगा, वरना हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट हेडर। देखिए, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया इसने ऑटोमेटिकली कोड लिख दिया। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक हेडर नाम का फोल्डर है और उस हेडर फोल्डर के अंदर header.jsx की फाइल मौजूद है। ठीक है, मैं अब इसको करता हूँ सेव और मैंने किया रन। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिला, दिस इज हेडर। देखिए, जो भी कंपोनेंट आपके इस app.js के अंदर डिक्लेयर होगा आपको उसका आउटपुट अपने ब्राउजर में देखने को मिलेगा। आई रिपीट, जो भी कंपोनेंट इस app.js के अंदर मौजूद होगा आपको उसका आउटपुट अपने ब्राउजर में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हेडर कंपोनेंट है, तो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने हेडर का कोडिंग किया है और उस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा के डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से ब्राउजर के अंदर हमें ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके छोटे छोटे स्टेप्स भी याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर इस वीडियो को इसी वक्त पॉज कर दो और एक कंपोनेंट क्रिएट करो फुटर के नेम से। तो आई होप कि आपने फुटर कंपोनेंट क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनो और वीडियो को देखो। अब मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट के अंदर, जिसका नेम होगा फुटर, और इस फुटर फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नेम होगा footer.jsx। मैंने लिखा कॉन्स्ट फुटर इक्वल टू एरो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिज़ाइन इक्वल टू पैरेंथेसिस, इस डिज़ाइन को करवाता हूँ मैं रिटर्न डिज़ाइन। अब इसके अंदर होगा हमारे फुटर का कोडिंग, तो मैंने यहाँ पर लिखा h1 दिस इज फुटर। ठीक है, ये फुटर का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद इसको app.js में डिक्लेयर करना है, लेकिन ऐसे ही हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुटर और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट में फुटर का कोडिंग देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, एरर, फुटर इज नॉट डिफाइंड। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमने फुटर को इंपोर्ट नहीं किया। फुटर को डिक्लेयर करने का तभी कोई फायदा होगा जब हम उसको इंपोर्ट भी करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट फुटर। ठीक है, अब मैं कोड रन करता हूँ तो यहाँ पर कोड रन करने पर अभी भी एक एरर है, डिजाइन के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यह है फुटर कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न डिजाइन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व, सेव एंड रन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज हेडर और उसके बाद दिस इज फुटर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं app.js के अंदर इस फुटर को यहाँ से कट करके हेडर के ऊपर रखता हूँ और फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दिस इज फुटर ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि
इस कंपोनेंट को मैंने सबसे ऊपर डिफाइन किया है इस वजह से। तो जिस तरीके से आप app.js के अंदर कोड करोगे आपको आउटपुट भी वैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये जो app.js वाली फाइल है इसको आप टेम्पलेट बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है वो आपको वेबसाइट के सभी पेजेस में डिस्प्ले होगा। जैसे कि ये हेडर और फुटर आपको अब ये वेबसाइट के सभी पेजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने app.js के अंदर डिक्लेयर किया है। तो अब इसको हम बोलेंगे एक टेम्पलेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप हमें कहां पर मिलता है? नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, यहां पर ये रहा बूटस्ट्रैप। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूं। मैंने लिखा इंपोर्ट डबल कोट के अंदर। देखिए सबसे पहले है बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर, बूटस्ट्रैप स्लैश उसके अंदर है डिस्ट फोल्डर स्लैश उसके अंदर है CSS। ये यहां पर देखिए डिस्ट CSS, और इसी के अंदर हमें मिल जाएगी bootstrap min.css। ये रही फाइल, मैंने यहां पर लिखा bootstrap.min.css और मैंने किया इसको सेव। तो देखिए ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट था ये बूटस्ट्रैप के शब्दों में कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया, क्योंकि मैंने इस बूटस्ट्रैप को कहां पर इंपोर्ट किया है? हमारे टेम्पलेट के अंदर, यानी इस app.js के अंदर। तो जब भी आप कोड करोगे आप यहीं पर इस तरह से बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करोगे, जिससे आपको इसका बेनिफिट हेडर के अंदर भी मिल जाएगा और फुटर के अंदर भी मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए आपने इस बूटस्ट्रैप को यहाँ पर app.js में इंपोर्ट ना करके यहाँ पर फुटर वाली फाइल में इंपोर्ट किया होता तो इसका फायदा आपको सिर्फ फुटर में ही देखने को मिलता। अगर या फिर आपने इसको सिर्फ हेडर वाली फाइल में इंपोर्ट किया होता तो आपको बूटस्ट्रैप की डिजाइन सिर्फ हेडर वाली फाइल में देखने को मिलती। लेकिन हमने क्या किया, इसको यहीं पर टेम्पलेट में ही इंपोर्ट कर दिया, जिससे हेडर और फुटर दोनों के अंदर हमें बूटस्ट्रैप की डिजाइन स्टाइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं एक मेन्यू बार बनाना चाहता हूं। मैं अपनी वेबसाइट में एक मेन्यू बार को क्रिएट करना चाहता हूं। तो ये किस तरह से होगा इसको ध्यान से देखिए। ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है इसके अंदर आप जाओगे कंपोनेंट्स में और यहाँ पर आपको न्यू बार का एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। इसके अंदर मेन्यू की कोडिंग मौजूद है। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको करोगे कॉपी और हेडर के अंदर जाकर इसकी डिजाइन में आप इसको कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप इसको सही से अरेंज कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो कंपोनेंट मौजूद है जो कि हमने अभी अभी कॉपी किए हैं, जैसे कि ये न्यू बार कंटेनर, इसको हमें इसी फाइल के अंदर इंपोर्ट भी करना होगा, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी इस वक्त मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए न्यू बार इज नॉट डिफाइंड, कंटेनर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, इस हेडर वाली फाइल के अंदर मैंने लिखा इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब इसमें जो भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है उसको मैं यहां पर इंपोर्ट करूंगा। देखिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। न्यू बार है सबसे पहले, तो मैंने यहां पर लिखा न्यू बार कॉमा, उसके बाद है कंटेनर, मैं इसी को यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद है ये न्यू बार तो हमने पहले ही कर दिया। इसके बाद है न्यू, नेक्स्ट है न्यू ड्रॉप डाउन, इसके बाद ओके। यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स है, मैंने सबको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दिया। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करके रन करूं तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए ये है हमारा हेडर, यानी कि हमारा मेन्यू बार, जिसको हमने अभी अभी क्रिएट किया रिएक्ट बूटस्ट्रैप की मदद से। मैं काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव करके लिखता हूँ वेबसाइट, ओके। और मेन्यूज को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बस मैं इसको राइट साइड में दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नेव का क्लास नेम है मी ऑटो, इसको मैं रिमूव करके लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट एंड। देखिए मैं इसको रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूं। इस वक्त क्या होगा, हमें ये आउटपुट राइट साइड में देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बॉक्स का जो वेट है वो यहीं तक है। तो मुझे इसके वेट को सबसे पहले 100% करना होगा। तो बूटस्ट्रैप में अगर आप इसकी वेट 100% करना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे W-100 और इस बॉक्स की वेट हो जाएगी 100, यानी 100%। मैंने इसको किया सेव और रन। तो देखिए ये कंटेंट राइट साइड में चला गया और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है। देखिए मैं इसकी साइज चेंज करके दिखाता हूँ। जब ये स्मॉल डिवाइस पे ओपन होगा तब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसका डिजाइन यहाँ पे चेंज हो गया, और जब ये बड़ी स्क्रीन पे ओपन होगा उस वक्त ये ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना करने के बाद हम राउटिंग की कोडिंग करने वाले हैं।
तो app.js में जाकर मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसके अंदर हम क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, ब्राउजर राउटर कॉमा स्विच कॉमा राउट। तो यहां पर मैंने 3 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, क्योंकि मैं इन तीनों ही को अब इस पेज में यूज करने वाला हूं, तो बगैर इंपोर्ट किए तो हम इसका यूज कर नहीं सकते। अब ये जो हेडर और फुटर कंपोनेंट है इसको मैं रख दूंगा ब्राउजर राउटर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वैसे इस ब्राउजर राउटर के बारे में मैंने शायद आपको दूसरी या तीसरी वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए ही मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से वीडियो देखो, अभी कुछ देर में सब क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, हेडर कंपोनेंट को और फुटर कंपोनेंट को ब्राउजर राउटर के अंदर रख लिया। अब मैं यहां पर वो कंपोनेंट ऐड करना चाहता हूं जिस पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे यूजर ने कहीं किसी मेन्यू पे क्लिक किया तो उस मेन्यू का रिजल्ट उसे कहां पर देखने को मिलेगा, उस कंपोनेंट को मैं यहां पर क्रिएट करने वाला हूं। तो बूटस्ट्रैप की तरफ से हमें मिलता है कंटेनर, तो मैंने इसी को यहां पर ऐड कर लिया। देखिए जैसे ही मैंने इस कंटेनर कंपोनेंट को ऐड किया, VS कोड ने क्या किया, इसको अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर लिया। अगर आप VS कोड यूज नहीं कर रहे और कोई और IDE यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान से ये वाली लाइन लिखनी होगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि प्लीज आप VS कोड का ही यूज करो, ये बेस्ट है। तो ये जो मैंने यहां पर कंटेनर कंपोनेंट क्रिएट किया है इसको मैं रख लेता हूं एक div टैग के अंदर, इस तरह से इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया। और मैं काम करता हूं, ये जो कंटेनर है इसको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि मेन्यू पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि यूजर ने होम पे क्लिक किया या फिर अबाउट पे क्लिक किया, इमेजेस पे क्लिक किया, कहीं पर भी क्लिक किया, उसका रिजल्ट हमें कहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब रिजल्ट के लिए मैं इसके अंदर स्विच कंपोनेंट का यूज करूंगा, यहां पर जिसको मैंने इंपोर्ट किया है ना स्विच और राउट, इसी को अब मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं, और ये हो गया राउट। तो ये जो राउट है वो फर्स्ट पेज के लिए है। इसके अंदर मैं लिखता हूं एक्सेक्ट। ये मैं आपको दूसरी बार समझा रहा हूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको ये क्लियर करवाया है, ठीक है। और इसका पाथ होगा ये, यानी कि डिफॉल्ट। इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज होम पेज। देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो देखिए रन करने पर हमें एक एरर देखने को मिली। यहां पर हमें एरर दिखाई जा रही है, स्विच वॉज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम। अब आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, प्रोजेक्ट को कट करो। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है npm uninstall react router DOM और एंटर। तो वो जो आपने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया था वो यहां पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आप यहां पर लिखोगे npm install react router DOM @5.2.0 एंटर। तो रिएक्ट राउटर का ये वाला वर्जन अब इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं। मैंने लिखा npm start, डन, दिस इज होम पेज लिख के आया। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, कोड में जाकर यहां पर मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, फिर से पेस्ट करूंगा। और ये जो पाथ है यहां पर मैं लिखता हूं इमेजेस, यहां पर मैं लिखता हूं सर्विसेज। मैं 2 राउट और डिफाइन कर देता हूं, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। मैं जल्दी से इसके अंदर का डेटा भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो अभी मैंने अंदर कुछ भी लिख दिया। मैं इसको सेव करके रन करता हूं। देखिए अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं /services तो लिख के आया और सर्विसेज। अगर मैं यहां पे लिखता हूं अबाउट अस तो देखिए मैंने अबाउट अस लिखा तो कुछ भी लिख के नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं कि देखिए मैंने गलती से यहां पर अबाउट अस से पहले स्लैश नहीं लगाया। मैं इसको सेव करके फिर से रन करता हूं तो देखिए अबाउट अस पेज लिख के भी आया। अब ये तो मुझे कस्टमली अपने तरीके से यहां पर लिखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इसके लिए
मेन्यूज क्रिएट करेंगे कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तब ऑटोमेटिकली वो दूसरे पेजेस पर रिडायरेक्ट करेगा। और एक बात कि ये जो राउट वाली कोडिंग मैंने अभी 3-4 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप लिखोगे, एक एक वर्ड लिखोगे। जो कंटेंट मैं आपको कॉपी करने को बोलता हूं आप सिर्फ वही कंटेंट को कॉपी करोगे। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से नेवबार की कोडिंग कॉपी की थी, तो ठीक है वो आप कर सकते हो, वो आपको रेडी मिल जाता है। लेकिन यहां पर आप कॉपी नहीं करोगे, जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है आप वैसे ही प्रैक्टिस करो, तभी आपको रिएक्ट अच्छे से आएगी। ठीक है, देखिए अब मैं वो फंक्शनलिटी क्रिएट करता हूं कि क्लिक करने के बाद, यानी कि एक मेन्यू दूसरे मेन्यू पर क्लिक करने के बाद हम किस तरह से डिफरेंट पेजेस में जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा हेडर में, और हेडर के अंदर ही तो हमारे मेन्यूज है। यहाँ पर फिलहाल हमें सिर्फ 3 मेन्यूज मिले हैं, होम, लिंक और इसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फिलहाल हमें इस ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, तो मैं इस ड्रॉप डाउन को यहाँ से कट कर देता हूँ। और ये जो 2 मेन्यूज इस वक्त दिख रहे हैं, होम और लिंक, मैं इसको लिंक कंपोनेंट के अंदर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक। देखिए जैसे ही मैंने लिंक कंपोनेंट को यहाँ पर राइट किया, VS कोड ने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। तो इस वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप VS कोड का ही इस्तेमाल करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर कंपोनेंट तो लिखा लेकिन आपने उसको इंपोर्ट ही नहीं किया और फिर आपको एरर दिख रही है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कंपोनेंट लिखोगे उसको इंपोर्ट जरूर करोगे। देखिए मैं बनाना चाहता हूँ मेन्यूज होम के लिए, उसके बाद है लिंक, इमेजेस, लिंक, सर्विसेज और फिर ठीक है। तो यहां पर मैंने ये 5 मेन्यूज क्रिएट किए। देखिए मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिला। अब मैं कुछ थोड़ी सी फंक्शनलिटी भी ऐड करूंगा। तो अब मैं होम के लिंक में लिखता हूं 2 = स्लैश। अब मैंने 2 के अंदर स्लैश क्यों लिखा, इस app.js की फाइल में जाकर देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो होम पेज है इसके पाथ में क्या डिफाइन है, स्लैश। इमेजेस के पाथ में क्या डिफाइन है, यहां पर इमेजेस। तो यही काम मैं यहां पर करूंगा। इमेजेस के अंदर में गया, मैंने लिखा 2 = इमेजेस। ऐसे ही मैं यहां पर जाऊंगा सर्विसेज में 2 = सर्विसेज और मैं जल्दी से कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने सभी के लिए 2 के अंदर उनका पाथ भी डिफाइन कर दिया है। मैं करता हूं सेव और यहां पर मैं करता हूं क्लिक। तो देखिए होम पे क्लिक करने के बाद हम होम पेज पर आए, इमेजेस, सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर ये वाली फंक्शनलिटी तो क्रिएट हो गई लेकिन इसकी डिजाइन अच्छी नहीं दिख रही। तो इस प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व करना है। वापस आओ हेडर वाली फाइल में। सबसे पहले होम के अंदर लिखो क्लास नेम प्रॉपर्टी = nav-link और इस क्लास नेम प्रॉपर्टी को कॉपी कर दो सभी के अंदर, यानी सभी मेन्यूज के अंदर। अब मैं आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूं। तो देखिए ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, होम, इमेजेस, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पर देखिए ये लोडर भी बार बार लोड नहीं हो रहा, यानी कि ये जो डेटा है वो सर्वर पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला काम नहीं कर रहा। एक बार अगर आपके ब्राउजर में ये लोड हो चुका तो फिर ये वहीं से रन कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मेन्यू को जिस तरह से डिस्प्ले किया है, अब हम देखते हैं कि जेसन एपीआई के माध्यम से हम मेन्यू को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। अगर हम जेसन एपीआई के माध्यम से मेन्यू को डिस्प्ले करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जेसन एपीआई की एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी और उस जेसन फाइल में सिर्फ मेन्यू से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी और ये एक स्मार्ट तरीका भी लगता है। देखिए अब ये जो src फोल्डर है इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा JSON-API। अब इस JSON API के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा menu.json। एंटर। तो देखिए अब ये वाली जो JSON फाइल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन्यू से रिलेटेड कोडिंग होगी कि मेन्यू का नेम क्या है, उस पर क्लिक करने के बाद हमने कहाँ जाना है और हम जेसन फाइल क्यों बनाते हैं। जेसन फाइल के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो आपको जेसन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूर होगा, और अगर आप जेसन के बारे में कुछ नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह से हम जेसन एपीआई का यूज करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जेसन की फाइल हमने मेन्यूज के लिए बनाई है। तो हमारे पास कितने मेन्यूज है, होम, इमेजेस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज। तो कुल मिलाकर 5 मेन्यूज है यहाँ, यानी कि यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट,
ये हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैं कुल मिलाकर 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा और ये 5। तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं क्या करूंगा, इन ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर रख लूंगा। जब भी आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसको एरे के अंदर रखोगे। अब इन ऑब्जेक्ट्स में हमें मेन्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है। जैसे कि मेन्यू का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखता हूँ लेबल, मेन्यू का नेम है होम। तो यहाँ पर ये जो लेबल है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है होम, कॉमा। अब यूजर जब होम पे क्लिक करेगा उसके बाद क्या होगा, इसका यूआरएल क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूआरएल और इसकी वैल्यू में मैंने डिफाइन कर दिया स्लैश। तो जब यूजर होम पे क्लिक करेगा उस वक्त ये वाला पेज ओपन होगा जिसकी वैल्यू है स्लैश। तो आपको याद होना चाहिए अभी कुछ देर पहले हमने होम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश यूज की थी। मैं इसको करता हूं कॉपी और पेस्ट। इसके बाद है इमेजेस, यहां पर मैंने लिख लिया इमेजेस। तो ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद है सर्विसेज। जब सर्विसेज पे यूजर क्लिक करेगा तो हम उसको सर्विसेज वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवाएंगे। इसके बाद है अबाउट अस, और फिर लास्ट में है कॉन्टेक्ट अस। तो यहां पर मैंने लिखा कॉन्टेक्ट अस। यहां पर जो लास्ट ऑब्जेक्ट है इसके बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक इसी तरह इसके अंदर यानी ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज वैल्यू का आप यूज करोगे उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी उसके बाद भी कॉमा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो जेसन एपीआई मैंने क्रिएट की है मेन्यू के लिए, उसका यूज हमें कहां पर करना है, इस हेडर वाली फाइल में। यहां पर इस पुराने कोड को मैं डिलीट कर देता हूं और इस एपीआई को यहां पर इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखता हूं इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम। ये जेसन एपीआई इस वक्त कहां पर है, देखिए इस वक्त तो हम हेडर की फाइल में है और हेडर फाइल से ये जेसन एपीआई की लोकेशन कहां पर है। तो सबसे पहले हम हेडर से बाहर आएंगे एक फोल्डर, उसके बाद हम कंपोनेंट से बाहर आएंगे दूसरा फोल्डर, इसके बाद यहां पर है जेसन एपीआई और इस फोल्डर के अंदर मौजूद है menu.json की फाइल। अगर आप सिर्फ मेन्यू लिखोगे तब भी काम हो जाएगा। अब जेसन का सारा इंफॉर्मेशन कहां पर है, इस मेन्यू के अंदर। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर लिखा अलर्ट और इसके अंदर मैंने पास कर दिया मेन्यू को, मैंने किया सेव और रन। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट लिख के 5 बार आया, लेकिन अलर्ट के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं console.log और फिर से इसको सेव करता हूं और यहां पर है कंसोल। तो देखिए यहां पर एक एरे देखने को मिला जिसका साइज है 5। इस एरे के अंदर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, लेबल है होम जिसका यूआरएल यहां पर है। वैसे ही मैंने जितने भी मेन्यूज क्रिएट की है सबकी इंफॉर्मेशन इस कंसोल के अंदर हमें दिखाई जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस एरे के लिए मैं लूप चलाऊंगा। पहले क्या होता था कि मैंने यहां पर लिंक टैग का यूज किया था और मैं मैन्युअली उसका कोड लिख रहा था, लेकिन अब हम यही काम डायनेमिकली करेंगे। तो यहां पर मैं टेम्पलेट लिटरल के सिंबल का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा मेन्यू और अब मैं एक प्रीडिफाइंड इवेंट का यूज करूंगा जिसका नाम है मैप। ये मैप क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक प्रीडिफाइंड इवेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मेन्यू के अंदर हमारा कितनी साइज का डेटा है, यानी कि कितने मेन्यूज है, कुल मिलाकर 5। तो यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन का यूज करूंगा। इससे होगा ये कि जितना साइज है यानी कि इस मेन्यू के अंदर जितना ही डेटा है ये उतनी बार एग्जीक्यूट होगा और करली ब्रैकेट्स। तो इस मेन्यू के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स है तो ये 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर ये वाले, ये जो मेन्यूज है ना, होम, इमेजेस, सर्विसेज, ये कुल मिलाकर 5 है। तो मुझे इसको 5 टाइम्स रन करना है। तो यहाँ पर मैंने इस कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लिया। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नेम दे देता हूँ। मैंने लिखा माई डेटा। अब जब ये लूप रन होगा तब जो पहला जेसन है होम के नाम से वो भी इससे एक्सेस होगा। फिर जब ये दूसरी बार रन होगा तो जो इमेजेस वाला जेसन ऑब्जेक्ट है वो भी इसी से रन होगा और ये इसी तरह से 5 टाइम्स रन करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं माई डेटा को प्रिंट करवा लेता हूँ सेमीकोलन। देखिए ये जो पैरेंथेसिस है, आप इसके बाद यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाओगे वरना एरर हो जाएगी। तो इतना करने के बाद अब रन करने से पहले मैं क्या करूंगा, जो पुराना वाला console.log है उसको मैं रिमूव कर दूंगा और ये जो हमने लूप के माध्यम से एग्जीक्यूट किया है इसको देखते हैं।
मैंने किया इंस्पेक्ट पे क्लिक, कंसोल। तो देखिए हमें यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। ये पहला वाला होम के लिए, ये दूसरा वाला इमेजेस के लिए, सर्विसेज, अबाउट अस और लास्ट में है कॉन्टेक्ट अस। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कंसोल तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखा था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न और इसके अंदर अब मैं फाइनली लिंक टैग का यूज करूंगा। तो जितनी भी बार ये एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर का डेटा उतनी बार रिटर्न हो जाएगा। देखिए लिंक टैग के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम अर्सिल और करता हूँ सेव, तो देखिए हमें यहाँ पर 5 बार मेरा नाम देखने को मिला अर्सिल। तो अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ इस डेटा को यहाँ पर इस लिंक के अंदर रख देना है जेसन के तरीके से। तो हम जेसन की स्टाइल में किस तरह से यहाँ पर डेटा को राइट करेंगे उसको देखिए। और हम जेसन का ही यूज करके आखिर इस डेटा को यहाँ पर क्यों राइट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो जेसन फाइल के अंदर है। यहाँ पर है ना जेसन फाइल, इसके अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है। देखिए जेसन के अंदर से मैं मेन्यू का नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर माई डेटा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या चाहिए, लेबल। इसको मैंने कर दिया सेव, क्योंकि ये जो जेसन की फाइल है उसके अंदर ये जो लेबल है उसी के अंदर तो हमने मेन्यूज के नेम लिखे हैं, होम, इमेजेस। तो इसी वजह से मैंने माई डेटा के अंदर से लेबल को एक्सेस कर लिया। मैं करता हूँ सेव। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली मेन्यू के नेम प्रिंट हो गए, लेकिन इस पर क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा टू। हम टू क्यों यूज करते थे, एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाने के लिए। तो अब तो हम इसको डायनेमिकली प्रिंट करवा रहे हैं, तो मैं सभी मेन्यूज के लिए एक एक करके तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर माई डेटा डॉट URL और सेव। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। मैंने होम पे क्लिक किया, देखिए दिस इज होम पेज, इमेजेस, सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब मुझे इसको डेकोरेट भी करना होगा। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास नेम प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास नेम और इसकी वैल्यू होगी new-link। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने जितना भी डेटा था वो जेसन के माध्यम से डायनेमिकली प्रिंट करवाया। हमें सभी मेन्यूज के लिए बार बार लिखने की जरूरत अब नहीं है। मैंने इसको किया सेव और रन। तो देखिए अब ये बूटस्ट्रैप के स्टाइल में अच्छे से डिजाइन भी हो गया। अब अगर मुझे इसमें कोई नया मेन्यू ऐड करना है तो वो कैसे होगा, अब बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ जाऊंगा जेसन की फाइल में, यहां से इसको करूंगा कॉपी, एक कॉमा लगाऊंगा और पेस्ट। यहां पर मैंने लिख दिया न्यू मेन्यू और यहां पर भी मैंने लिख दिया न्यू, सिर्फ न्यू लिख देता हूं इसके URL में। और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, बस मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो देखिए यहाँ पर न्यू मेन्यू आ गया, लेकिन अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसके अंदर का कोडिंग मैं कहां पर लिखूंगा, इसके अंदर का कोडिंग यहां पर होगा। मैंने एक और राउट क्रिएट कर लिया, इसका पाथ मैंने डिफाइन किया न्यू और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज न्यू मेन्यू, सेव। देखिए दिस इज न्यू मेन्यू लिख के आया। ये इसके अंदर का कोडिंग है, जैसे कि ये कॉन्टेक्टर्स और अबाउट अस के अंदर का कोडिंग है ना, ये वैसे ही ये न्यू मेन्यू के अंदर का कोड है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंटेंट के अंदर का जो कोड है वो आप यहां पर लिखोगे, और अगर आपको उसका मेन्यू क्रिएट करना है तो वो आप कहां पर क्रिएट करोगे, जेसन वाली फाइल को ओपन करोगे और यहां पर जो भी मेन्यू आप क्रिएट करना चाहते हो उसको आप लिख दोगे बस। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो स्टूडेंट्स जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो अपनी वेबसाइट में आप जेसन एपीआई का यूज भी जरूर करोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन्यू के लिए जेसन एपीआई यूज करके दिखाया। मैं काम करता हूँ एक और जेसन एपीआई का यूज करके आपको दिखाता हूँ। इस जेसन एपीआई वाले फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसका नेम होगा cmp.json। cmp मतलब कंपनी, मैंने शॉर्ट नेम दे दिया, यानी कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर रखोगे, जैसे कि कंपनी का नेम। और मैं अभी कुछ भी दे देता हूँ, मैंने लिखा डिफरेंट डेवलपर, कंपनी की वेबसाइट, और जितने भी इंफॉर्मेशन आप कंपनी से रिलेटेड रखना चाहते हो यहाँ पर रख लोगे। मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन रखी है, नेम और वेबसाइट। अब इसको एक्सेस किस तरह से किया जाएगा, देखिए मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ हेडर के अंदर। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूंगा cmp के नाम से फ्रॉम 2 फोल्डर से बाहर जेसन एपीआई के अंदर cmp.json। मैं काम करता हूँ इसका ये जो रीनेम है उसको मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में कर देता हूँ cmp
यहाँ भी CMP। और देखिए अब मैं कंपनी का ब्रांड नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो कि कहाँ पर है, इस CMP के अंदर यहाँ पर है, इस जेसन फाइल में। तो इसको मैं किस तरह से डिस्प्ले करूंगा, देखिए सबसे पहले ये जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है ये वेबसाइट का नेम, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और एक लिंक टैग का यूज करूंगा, लिंक ओवर। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा CMP ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम प्रॉपर्टी, इसको मैंने किया सेव। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डेवलपर इस तरह से डायनेमिकली प्रिंट हुआ जेसन के माध्यम से। अब मैं इसको डेकोरेट करना चाहता हूँ, तो इस लिंक टैग के अंदर मैं लिखूंगा क्लास नेम प्रॉपर्टी और वैल्यू होगी, हम बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है ब्रांड के लिए उसको यूज करते हैं। मैंने लिखा नेव बार हाइफन ब्रांड, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो कंपनी का जो नेम होगा उसको आप इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। वैसे ही अगर कहीं पर आप कंपनी की कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस जेसन फाइल के अंदर आप उस इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाओगे और जहां भी आपने उसको यूज करना है क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर से उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वेबसाइट, सेव और रन, तो देखिए google.com यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। और ये जो फाइल है इनका नेम आप इस तरह से कैपिटल लेटर में दोगे। अब जब हमारा यूजर इस नेम के ऊपर क्लिक करे यानी कंपनी नेम के ऊपर, उस वक्त उसको कहां पर रिडायरेक्ट करवाना है, तो यहीं पर यानी कि होम पेज पर ही। तो देखिए मैंने लिखा टू और इसमें स्लैश रख दिया। तो टू के अंदर स्लैश मैंने क्यों रखा, क्योंकि अब जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो हम होम पेज पे जाएंगे। देखिए मैं कहीं और क्लिक करता हूँ इमेजेस पर, और अगर कंपनी नेम पे क्लिक होगा तो हम होम पेज पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। मैंने किया कंपनी नेम पे क्लिक तो हम आ गए होम पेज पर। अब देखिए वीडियो की शुरुआत में जब मैंने ये हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट को क्रिएट किया था उस वक्त हमने क्या किया था, header.jsx का एक्सटेंशन यूज किया था। तो हमने ये JSX एक्सटेंशन क्यों यूज किया, मैं सिर्फ JS एक्सटेंशन भी तो यूज कर सकता था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक न्यू फ्रेश फाइल क्रिएट करता हूँ और आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी HTML की फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, इस बॉडी टैग के अंदर सिर्फ एक एंकर टैग का यूज किया है जिसकी वैल्यू है लाइन 1 और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यही एंकर टैग जो मैंने मार्कअप के लैंग्वेज में क्रिएट किया है, इसको अगर मैं जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में क्रिएट करूं यहाँ पर, तो देखिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ए, इसको मैं रख लेता हूं एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ए के अंदर ही मैं रख लेता हूं, और ए के अंदर इनर HTML की वैल्यू होगी लाइन 2, इसके href की वैल्यू होगी हैशटैग, और हमने इस ए को यानी ये जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है ना, जो वेरिएबल ए में गया है, इसको रखना कहां पर है, बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड ए। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिए हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला। मैं एक काम करता हूँ ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ, तो इसके बाद जो भी एलिमेंट ऐड होना है वो ब्रेक के बाद ऐड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ही एंकर टैग का यूज करके क्रिएट की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो लाइन 1 है वो HTML के मार्कअप लैंग्वेज में क्रिएट हुई है और ये जो लाइन 2 है उसको मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड के माध्यम से क्रिएट किया है और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझना। ये अंदर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने रिएक्ट की कोडिंग की थी उस वक्त मैंने जो हेडर और फुटर कंपोनेंट क्रिएट किए थे उसका एक्सटेंशन मैंने JSX दिया था, तो इस बात को ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो लाइन 1 है उसको मैंने HTML के मार्कअप शब्दों में लिखा है और ये हमारे वेब ब्राउजर के अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है, यानी कि इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि ये कम से कम मेमोरी को कंज्यूम करता है। और यही काम मैंने जावास्क्रिप्ट के शब्दों में 4 लाइंस में लिखा है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करोगे तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ये डायरेक्ट एक्सेसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा और इसकी मेमोरी भी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड में। तो अब यहाँ पर सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की थी और उसके अंदर इस तरह से HTML का कोड राइट किया था तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं था। तो अब इसको अच्छे से प्रोसेस करने के लिए मैंने .jsx एक्सटेंशन का यूज किया। इससे होगा ये कि भले ही मैंने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यानी कि जावास्क्रिप्ट मेथड से कोड किया है, तो ये वाला कोड दिखने में तो हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, बट उसकी प्रोसेस किस तरह से होगी, इस तरह से। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम कोड कम से कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये रीजन होता है .jsx एक्सटेंशन का। तो JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जब हम इस तरह से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उसको .js नहीं बल्कि .jsx एक्सटेंशन देंगे। तो अब से आप कंपोनेंट के लिए JSX का ही यूज करोगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप बहुत ही एडवांस स्टूडेंट हो फिर भी आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार तो देखनी ही होगी, तभी आपको इसके कोड अच्छे से समझ में आएंगे। जब मैं ये सब सीख रहा था तब मैंने भी वीडियोस 2 या 3 बार देखी थी, तब जाके कोड समझ में आया था। बार बार प्रैक्टिस करते रहो और मेरे साथ कोड करो। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने डिफरेंट डेवलपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैनल का कंटेंट कैसा लगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल की और इस प्लेलिस्ट की लिंक जरूर फॉरवर्ड करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।